नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। कृषि बिल को लेकर इस समय विरोध ज़ोरों पर है और इसी बिल को लेकर राजनीति भी ज़ोरों पर है और इसी सारे मुद्दे पर किसान जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। क्या ये बिल हमारे लिए सही है या गलत है, या विपक्ष का जो कहना है कि ये काला कानून है। इसी सारे मामले पर इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर से जानेंगे, सर किस तरीके से देख रहे हैं इस बिल को और इस पे चल रही राजनीति को और इसके विरोध को। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए भी। सर ये जो बिल है इसका अभी भी सरकार इस पर चर्चा कर रही है, कह रही है हम तैयार हैं, जो आप संशोधन चाहते हैं हम करना चाहते हैं, मगर सर एक ही रट कि इस बिल को वापस लीजिए। तो सवाल ये उठ रहा है सर कि इससे पहले जो बिल था वो ज़्यादा अच्छा था या यह जो बिल है जो कहा जा रहा है काला कानून है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक किसानों की मांगों का सवाल है, मैं इसको अलग अलग रूप में देख रहा हूँ। कुछ लोग इस आंदोलन में ऐसे हैं जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उनकी मुझे मांग भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उनकी एक जिद समझ में आ रही है, कानून वापस लो। देश ऐसे नहीं चला करते हैं, संसदीय प्रक्रिया में काम ऐसे नहीं होता है कि सरकार कानून वापस ले। सरकार अगर कानून लाई तो वो ये सोच के कानून लाई कि इस देश के किसान को इसका फ़ायदा होगा। हो सकता है किसी एक राज्य के किसान को उसमें बहुत फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन बाकी देश के किसानों के लिए हो सकता है वो फ़ायदेमंद हो। इसलिए ये कहना कि पूरा कानून वापस ले लिया जाए, मैं उसे उचित नहीं मानता हूँ। ये किसी भी सरकार के लिए और किसी भी व्यवस्था के लिए ये बात उचित नहीं होती है, क्योंकि कानून में कुछ चीज़ें अच्छी हैं। जिस कानून को लोग कह रहे हैं वापस ले लिया जाए, हरियाणा में 1 लाख से अधिक किसानों ने कृषि मंत्रालय को लिख के दिया है साहब कानून वापस नहीं लिया जाए। महाराष्ट्र में जो किसान हैं, एक बड़ा वर्ग किसानों का है, उसने कहा है कि जो सरकार 3 कानून लेके आई थी उसमें कई चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। मेरा कहना ये है कि बहुत बड़ा हमारा देश है, किसान इस देश का अन्नदाता है और हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं और हर अलग अलग उसकी आवश्यकताएं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कानून को वापस ले लिया जाए, और मैं इसको उचित भी नहीं मानता हूं कि कानून को वापस ले लिया जाए। अब बात आती है संशोधन की, कि किसानों की कुछ मांग हैं, उसको संशोधन करके सरकार नए सिरे से व्यवस्था करे जिससे उनका भला हो। मोटिव यही है, और मुझे लगता है कि सरकार की भी जो मंशा है वो भी सामने देश और दुनिया की है कि अगर सरकार कई स्तरों पर बातचीत कर रही है, लगातार वार्ता किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही है, तो वो एक सकारात्मक संदेश है, सकारात्मक पहल है कि सरकार किसानों की मांग पर विचार करने के लिए पॉजिटिव ढंग से तैयार है और सुनने को तैयार है। उस पर सरकार फैसला भी करने को तैयार है। लेकिन जब राजनीति इसमें घुस आती है किसी आंदोलन में, तब इस तरह के विवाद पैदा होते हैं। नहीं, पहले कानून वापस लीजिए, ये तरीका नहीं होता है। लोकतंत्र में संवाद ही एक तरीका होता है और लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने का भी एक तरीका होता है। ये जिद नहीं होती है कि नहीं पहले कानून वापस लीजिए उसके बाद बात होगी। क्या इस कानून से जो केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेके आई, अगर महाराष्ट्र के किसान को फ़ायदा होता है, हरियाणा में किसानों को अगर फ़ायदा हो रहा है, उत्तर प्रदेश बिहार के किसानों को अगर फ़ायदा हो रहा है, तो सरकार को ये कानून लागू नहीं करना चाहिए? सवाल इस बात का भी है। तो मुझे लगता है कि इस जो 3 कानून हैं उसमें किसानों की जो मांग है, मैं मानता हूं कि किसानों की मांग गैर राजनीतिक है और उन मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार कर भी रही है। लेकिन इसमें जो राजनीतिक दल घुस आए हैं, राजनीतिक दलों का नकाब लगा के जो एक्टिविस्ट इसमें घुस आए हैं, वो दरअसल किसानों के इस आंदोलन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और एक अराजकतापूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश देश में की जा रही है। मगर सर लगातार इसको जो राजनीतिक श्रेय दिया जा रहा है, चाहे कांग्रेस के द्वारा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हो, चाहे अभी आम आदमी पार्टी की जो नौटंकी चली है वो सबने देखा है देश के अंदर, तो सवाल ये उठता है, जहाँ से सांसद है राहुल गांधी वायनाड केरला से, वहाँ पे कभी मंडी व्यवस्था थी ही और लाया भी नहीं गया। बिहार में तेजस्वी हैं जो विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे भी नहीं है। तो
अपने राज्य में जहाँ जहाँ ये है वहाँ ये नज़र ही नहीं डालते, और जो मंडी व्यवस्था की चीज़ है वो स्टेट के अंदर आती है, ना कि केंद्र के अंदर। अगर स्टेट चाहे तो इसको ला सकता है, तो क्यों इस पे मतलब इतनी राजनीति हो रही है, और क्यों अपने राज्य को ये देख नहीं रहे? देखो, जहाँ तक 3 कानून की बात है उसमें है क्या मोटे तौर पे, एक तो बात उसमें ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। दूसरी बात, मंडियों में जिस तरह का शोषण किसानों का होता था उसमें व्यवस्था ये की गई है किसान को एक बेहतर विकल्प और मिले। सरकार ने मंडी व्यवस्था ख़त्म तो की नहीं है, सरकार ने जो न्यूनतम मूल्य किसानों को मिलता है वो भी ख़त्म नहीं किया है, और सरकार इन तीनों ही मुद्दों पर लगातार ये कह रही है ख़त्म भी नहीं होंगी चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उसको भी एक लीगल रूप दिया गया है ताकि किसान के अधिकारों की भी रक्षा हो, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो उससे उत्पादन भी बढ़े, देश का भला भी हो। अब बात आती है राजनीति की। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा, हर राज्य की जो कृषि व्यवस्था है, हमारी जो कृषि है वो राज्य का विषय है, और जब कृषि राज्य का विषय है तो हर राज्य की परिस्थितियां और उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से हर राज्य की अपनी अपनी कृषि नीति भी है। किसी राज्य में मंडी समिति को बहुत अधिकार है, किसी राज्य में मंडी समिति का दूसरा रूप उभर के सामने आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर केंद्र सरकार एक कोई नीति बना रही है कृषि के, उसके लिए उस पर सवाल उठाना, मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी चीज़ को अगर हम जिद के नज़रिए से करते हैं तो उससे नुकसान होता है, फ़ायदा होने की जगह। और आपने बात की राहुल गांधी जी की। अब राहुल गांधी जी पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति करते थे, अब वो केरल की राजनीति करने लग गए। कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे बहुत उठाती है, उस पर बात भी बहुत करती है, लेकिन मैंने देखा किसान आंदोलन में राहुल जी मुझे किसी मोर्चे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रियंका जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तो मुझे कांग्रेस की जो किसान राजनीति है वो तो कभी समझ में आई नहीं कि किसानों को लेकर। अच्छा, अब आप देश में देखिए कि राजनीति कहाँ हो रही है। राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में यही सब वादे करती है जो मोदी सरकार ने 3 कानून नए बनाए हैं। मोदी सरकार ने वही काम किया जो कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो संसद में जब भाषण दे रहे थे यही सब बात कर रहे थे कि किसान को मंडियों में शोषण होता है, इसलिए उसको एक बेहतर विकल्प और बेहतर बाजार की आवश्यकता है। यही शरद पवार साहब एनसीपी के बड़े नेता हैं, राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी मंडियों को लेकर। जब केंद्र सरकार, मोदी सरकार जब कानून बना रही है तो उस पर सवाल क्यों, किसानों को गुमराह क्यों कर रहे हैं भाई आप? सवाल सबसे बड़ा इस देश के नेताओं से ये पूछा जाना चाहिए। सर यही तो चीज़ है सर कि इस कानून का समर्थन मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कहते हैं। जब ये कानून आता है और एकदम से विरोध पे चले जाते हैं, तो ये जो दोहरा पैमाना है और ये दोहरा रवैया है, इसी पे जनता भी जान रही है कि मतलब चल क्या रहा है इस देश में। देखिए, केजरीवाल जी की जहाँ तक राजनीति है वो सब लोग जानते हैं उनकी राजनीति को, वो कैसी राजनीति करते हैं। मैं राजनीति पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार को अगर इन कानूनों से इतनी आपत्ति थी तो मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, देख भी रहा हूँ, उन पे आरोप भी लग रहे हैं कि इनमें से एक कानून केजरीवाल सरकार ने पहले लागू कर दिया, संसद से पारित होने के बाद लागू कर दिया। तो क्यों करा केजरीवाल जी ने? केजरीवाल जी अपनी बात तो क्यों नहीं विधानसभा में लाके कानून इसको पारित किया? कई राज्य सरकारों ने इस कानून का विरोध किया, अपने अपने राज्यों की विधानसभा में पारित किया। क्या केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित करके इसका विरोध किया? देखिए, दोहरी राजनीति इस देश के लोगों को नहीं चाहिए कि आप बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कथनी करनी में जो अंतर है नेताओं की, खास तौर से जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं कानून का, किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनकी कथनी करनी भी किसान भी जानता है, इस देश की जनता भी जानती है। कहा जा रहा है सर कि अगर इस कॉरपोरेट्स आ गए, इसके अंदर उद्योगपति आ गए तो किसानों को खा जाएंगे। एक तस्वीर बनाई जा रही है, ज़मीन हड़प ली जाएगी, किसान रह नहीं जाएगा, किसान से खेती हर मजदूर बन जाएगा, इस तरीके की बातें करी जा रही हैं। देखिए, एक तो बात सबसे पहली ये बात है कि इस देश की 70 साल में जो भी नीतियाँ बनी उसमें किसान का कितना भला हुआ ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। हमारा किसान खेत से लेकर मंडी तक जिस तरह दर दर की ठोकरें खाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
70 साल में आपने जैसी व्यवस्था बनाई उसका आज परिणाम हमारे सामने है कि आज देश का किसान आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, उसके पास वो साधन, वो सुविधाएं नहीं हैं कि वो देश को और अधिक पैदावार, अधिक उत्पादन दे सके। लेकिन इसके बावजूद देश में अगर रिकॉर्ड उत्पादन होता है तो इसका एकमात्र श्रेय इस देश के किसान की मेहनत को है। वो अपना पसीना बहाता है और उत्पादन करता है। लेकिन जहाँ तक जब राजनीति इसमें आती है कि हम सत्ता में रहेंगे तब हम कुछ करेंगे, विपक्ष में हम रहेंगे तब हम कुछ और बोलेंगे, नुकसान इससे अधिक हुआ है। तो सर क्या माना जाए कि हमेशा से देखा गया है कि जो मंडी व्यवस्था रही है उसमें बिचौलिए जो है हमेशा से विद्यमान रहे हैं। हमेशा से कमीशन प्रथा रही है जिसका विरोध हमेशा से चलता रहा है कि मंडी को कई बार कहा गया है कि ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कमीशन की व्यवस्था हमेशा से रही है कि अपना अपना सब परसेंटेज लेते हैं वहाँ पे। और जब अगर ओपन मार्केट दिया जाता है, क्योंकि किसान हर बार मंडी हर जैसा आपने बोला कि हर राज्य की व्यवस्थाएँ सेम नहीं है और हर राज्य में मंडी व्यवस्था हो ये भी सुनिश्चित नहीं है। तो अगर उन्हें ओपन मार्केट दिया जा रहा है, कोई गेहूं अगर उगाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप डायरेक्ट अपने गेहूं को बेकरी को अगर बेच सकते हैं, तो आखिर इससे इतनी आपत्ति क्यों हो रही? देखिए, आपने बात की, आशंका की बात की। पहले आपने जो पूछा था मुझसे कि साहब बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है, संबंधित जो बिल है, उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। हाँ, उसमें कुछ कमी हो सकती है तो सरकार उस पर भी विचार करने को तैयार है। जब चर्चा होती है तभी बात उस पर बनती है ना। लेकिन हम सिर्फ आशंकाओं के आधार पर किसी चीज़ का विरोध करें, मुझे वो उचित नहीं लगता, क्योंकि इसमें खुले बाजार की बात है। सरकार मंडी ख़त्म नहीं कर रही है कि अगर कोई किसान अपने माल को मंडी में जाके किसी आड़तियों को बेचना चाहता है तो बेचे, लेकिन अगर वो किसान खुले बाजार में किसी को बेचना चाहता है तो उसको ये छूट है। मुझे एक चीज़ बताइए, इस देश का लगभग 85% जो किसान है, जो छोटा किसान है, छोटी जोत का जो किसान है, 3 एकड़ वाला, 4 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, वो जब फसल लेके अपनी मंडी जाता है तो उसके साथ शोषण कैसा होता है, ये इस देश का जो छोटा किसान है और जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो सब अच्छे से जानते हैं कि जो छोटा किसान होता है वो ठगा जाता है मंडी में। उसे क्या वो मूल्य मिलता है और वो उसके पास क्या इतने साधन हैं कि वो अपनी फसल को, अपने उत्पाद को ट्रक टाली में लाद के ले जाए और 3 दिन तक धक्के खाता रहे मंडी समितियों में कि उसका माल कोई खरीद ले? तो मेरा मानना तो ये है कि मंडी समितियों से जितना भला होना चाहिए था किसान का, उतना भला नहीं हुआ। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मंडी समिति से बाहर 85% इस देश का किसान अपने उत्पाद को बेचता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैंने कहा कि 70 साल में आपने जिस तरह की नीतियां बनाई, उसी के चलते किसान को अच्छा पैसा नहीं मिल पाया, आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो पाया। अभी आपने एक सवाल और मेरे से किया कि उसका जो मूल्य की बात आपने की मुझे, कि उसका उत्पाद को मूल्य नहीं मिल पाता। देखिए, जब खुले बाजार की व्यवस्था होती है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के प्लेयर होते हैं। हमें मांग भी ऐसी करनी चाहिए जो व्यवहारिक हो, अव्यवहारिक मांग नहीं करनी चाहिए। अभी भी आप देखिए FCI कितने प्रतिशत खरीद देश में कर पाता है। अलग अलग आंकड़े देखें तो कोई 6% कहता है, कोई 10% कहता है। यानी 90% जो हमारा उत्पाद है, किसान की जो पैदावार है, वो खुले बाजार में ही बिकती है और उसको दूसरे जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो छोटे बड़े हों, वो ही खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाली बात हो, उस पर चर्चा हो, किसान के हितों की रक्षा हो, लेकिन उसमें बात व्यवहारिक हो। अव्यवहारिक बात से किसी का भला नहीं होगा, ना किसान का भला होगा, ना देश का भला होगा। हाँ, राजनीतिक दल अपनी राजनीति जरूर कर लेंगे।